हेलो क्लास। हमारा पिछला टॉपिक था इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कंसेप्ट एंड टाइप्स। अभी का हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस से कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के पीछे कौन कौन से कारण हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला कारण आता है हेरिडिटरी फैक्टर या कॉज, वंशानुक्रम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भी व्यक्तित्व है वो बहुत ज़्यादा हमारे हेरिडिटरी फैक्टर से प्रभावित रहता है। जीन्स के द्वारा हम जो कैरी करके आते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। उसमें हम क्या क्या कैरी करते हैं, हम लोग फिज़िकल क्वालिटीज़ कैरी करते हैं जो सबकी डिफरेंट रहती हैं। हमारा रंग, रूप, साइज़, कम्प्लेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से भिन्न रहती हैं। इंटेलिजेंस है, नेचर है हमारी, हैबिट्स है हमारी, मेंटल एबिलिटीज़ हैं हमारी, और साथ ही साथ कुछ एक डिजीज़ेस भी हम अपने वंश जो है उससे कैरी करते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है और हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। तो ये चीज़ें भी क्या हैं, जो हेरिडिटरी फैक्टर है ये कहीं ना कहीं हमें औरों से भिन्न बताता है। जो सेकंड पॉइंट है ये है सेक्स डिफरेंसेस। अगर मैं सेक्स डिफरेंस की बात करूं तो मेल और फीमेल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो मेल हैं ये थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्रेव होते हैं, टफ होते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। उसी के ऑपोजिट अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, लड़कियों की बात करूं, तो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, डेलिकेट होती हैं, काइंड होती हैं। इसके अलावा अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जो गर्ल्स हैं या लड़कियां हैं, इनमें जो फिजिकल ग्रोथ होती है या जो प्यूबर्टी पीरियड है तब तक क्या है इनकी फिजिकल ग्रोथ होती है और ये जल्दी बड़ी हो जाती हैं। 16-17 साल की उम्र तक क्या है लड़कियां अपनी जो ग्रोथ है वो कंप्लीट कर लेती हैं, और वहीं पे जो लड़के हैं उनकी थोड़ी फिजिकल ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो रहती है। 20 साल की उम्र तक या 21 साल की उम्र तक उनकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद जो तीसरा अंतर है वो है सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थिति। अब हम लोगों की समाज में क्या स्टेटस है ये भी हमें एक दूसरे से भिन्न बनाता है। जिन लोगों की सोशल स्टेटस बहुत अच्छी है, समाज में अच्छा रुतबा है, अच्छी पोजीशन है, ऑब्वियसली वो लोग, और जिनकी पोजीशन समाज में उतनी साउंड या उतना स्टेटस हाई नहीं है, उन दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है, चाहे रहन सहन है या और चीज़ें हैं। इसके बाद अगला है इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति। हम लोग जानते हैं ये सभी कि हमारे देश में दो तरह के लोग, या हर देश में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, रिच एंड पुअर। एक वो लोग जो आर्थिक रूप से पूरे संपन्न हैं, जिनके पास काफ़ी पैसा है। ऑब्वियसली पैसा क्या नहीं खरीद सकता है, शायद खुशियाँ नहीं खरीद सकता है, मेंटल पीस नहीं खरीद सकता है, बाकी जितने भी भौतिक सुख हैं वो सारे खरीद सकते हैं। और जिन लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ी वीक है या कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं हैं, उन लोगों के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल तो ये करंट अफेयर है, रोज़ हम टीवी पे देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है वो किस तरह से दर बदर हो रहे हैं। तो ये भी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारा है वो है रूरल वर्सेस अर्बन, ग्रामीण और क्षेत्रीय ग्रामीण और शहरी। अब जो लोग गांव में रहते हैं या जो बच्चा गांव में रहा है, उसकी परवरिश गांव में हुई है, और जो बच्चा शहर में रहा है, जन्मा है, बड़ा हो रहा है, उन दोनों में भी अंतर पाया जाता है। गांव के बच्चे थोड़ा शाय होते हैं, थोड़ा कम बोलते हैं, कॉन्फिडेंस उनमें कम होता है, बट शहरी बच्चा जो है कॉन्फिडेंट होता है, एक्टिव होता है। तो ये अंतर उनमें पाया जाता है। इसके बाद अगला कॉज है वो है फैमिली इन्वायरमेंट, पारिवारिक वातावरण। हाँ जी, अब परिवार का वातावरण कैसा है,
फैमिली कैसी है, घर के नॉर्म्स कैसे हैं, घर का डिसिप्लिन कैसा है, ये सारी चीज़ें भी हम में अंतर लाती हैं। जिन घरों में बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, उन घरों के बच्चे संस्कारी हैं, सच बोलते हैं, अच्छी वैल्यूज़ हैं, नैतिकताएं हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं जो हमारा घर का वातावरण है उसके द्वारा हमें प्राप्त होती है। इसके बाद अगला है इंटेलिजेंस, बुद्धि। हाँ जी, इंटेलिजेंस का जो लेवल है सबका डिफरेंट है। जीनियस भी हैं बच्चे, एवरेज भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, हर तरह के बच्चे पाए जाते हैं। जो IQ है वो हम सबको या हमारे इंटेलिजेंस जो है उसको मेजर करता है और उसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारी बुद्धि का स्तर कैसा है। तो कुछ बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी है, कुछ बच्चे जो हैं वो बड़े स्लो हैं। तो यहाँ पे भी क्या अंतर जो है वो पाया जाता है। अगला है टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, स्वभाव तथा संवेगों में स्थिरता। अब टेम्परामेंट किसी का कूल होता है, कुछ लोग हाइपर हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं, कुछ बहुत कूल रहते हैं। उसी तरह इमोशनल स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग जो हैं इमोशनली बहुत स्टेबल होते हैं, कुछ लोगों के इमोशंस पे उनका कंट्रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, सब में अंतर पाया जाता है। इसके बाद हम आएंगे अपने अगले जो पार्ट है उसके ऊपर, जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, शैक्षिक निहितार्थ या रोल ऑफ टीचर टू मिनिमाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अध्यापक का क्या रोल रहता है कि वो जो व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं उनको थोड़ा कम कर सके। तो सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेड साइज ऑफ क्लास, कक्षा का सीमित आकार। हाँ जी, कक्षा का जो आकार है वो हमेशा सीमित होना चाहिए ताकि टीचर जो है उसे हर बच्चे के बारे में पता हो, बच्चों की कमियां भी पता हो, बच्चों की क्वालिटीज़ भी पता हो कि क्लास में किस तरह के बच्चे हैं, कितने बच्चे एवरेज हैं, कितने बिलो एवरेज हैं और कितने बच्चे जो हैं वो सुपीरियर की कैटेगरी में हम उनको रख सकते हैं, ताकि टीचर सब बच्चों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर सके। इसके बाद दूसरा है प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लास, कक्षा का उचित विभाजन। अब कक्षा का विभाजन किस तरह से किया जाना चाहिए? क्लास में हर तरह के बच्चे होने चाहिए, कुछ एवरेज, कुछ सुपीरियर और कुछ बैकवर्ड या स्लो लर्नर, ताकि सभी बच्चे कुछ सीख सकें, कुछ सिखा सकें। जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है उसके साथ किसी स्लो लर्नर को टैग अगर कर दिया जाए तो दोनों क्या है, एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाएंगे, क्योंकि जो स्लो लर्नर है उसमें भी कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी ही ना। मे बी इमोशनली बहुत स्टेबल हो, नेचर से बड़ा कूल हो, तो दोनों बच्चे क्या है एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसके बाद है होमवर्क, गृह कार्य। अब जो होमवर्क है, बड़ी बार आता है कि बच्चों को बहुत होमवर्क दिया जाता है या बच्चों को होमवर्क नहीं देना चाहिए। होमवर्क हमारा लॉ ऑफ लर्निंग पूरा करता है, जिसे हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं, लॉ ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं, कि सीखी हुई चीज़ को अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है, जो हमारी लर्निंग है वो स्थायी होने की ओर आगे बढ़ेगी, कि चीज़ें हमें अधिक समय तक याद रहेंगी। तो यहाँ पे क्या है, रिवाइज करने के लिए जो पढ़ाया गया है उसके लिए होमवर्क का दिया जाना बहुत ज़रूरी है। तो होमवर्क जो है ये बच्चों के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए। जो बच्चा क्वेश्चन जो है हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर में हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल भी होते हैं, आसान भी होते हैं। तो उसी तरह से क्या है, होमवर्क जो है वो कम दिया जाना चाहिए, बट क्लास में कितनी वेरिएशन है, कितने इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनके हिसाब से क्या है हमें होमवर्क देना चाहिए, ताकि सारे ही बच्चे उन चीज़ों को समझ सकें। इसके बाद अगला है दैट इज़ फैक्टर ऑफ सेक्स, लैंगिक तत्व। जो सेक्स फैक्टर है, अगर क्लास या स्कूल जो है को एजुकेशन वहाँ पे चलती है, तो वहाँ पे लड़के और लड़कियों को देखकर ही जो करिकुलम है वो प्रिस्क्राइब किया जाना
चाहिए। जैसे हमें पता है कि लड़कियां फिज़िकली थोड़ी वीक होती हैं, कुछ उनको फिज़िकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए कि थोड़ी सॉफ्ट गेम्स इंट्रोड्यूस की जाएं जो लड़कियां भी खेल सकें, और बाकी भी जो काम हैं वो इस हिसाब से बांटे जाएं कि हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि लड़कों और लड़कियों में थोड़ा अंतर जो है वो पाया जाता है। इसके बाद है हमारा करिकुलम, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम बनाते समय भी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, किस तरह से जो करिकुलम है वो फॉर्मुलेट करना है, और किस तरह से ये चीज़ें जो हैं ये आगे लेके आनी है कि जो बच्चे हैं, हर तरह के बच्चों के लिए वो करिकुलम जो है लाभदायक हो सके। देन मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधियाँ। हाँ जी, जब मेथड्स ऑफ टीचिंग की हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टीचिंग ऑफ मेथड्स इन हैंड रहते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन है, डिस्कशन है, यूज़ ऑफ लैब है, यूज़ ऑफ लाइब्रेरी है। इन सारी चीज़ों का प्रयोग जो है वो टाइम टू टाइम किया जाना चाहिए, ताकि हर तरह का बच्चा जो है उसको जो भी हम बता रहे हैं या सिखा रहे हैं कंटेंट है, उन चीज़ों के बारे में वो अच्छे से जान सके और समझ सके। देन एजुकेशनल गाइडेंस, शैक्षिक निर्देशन। हाँ, टाइम टू टाइम बच्चों को शैक्षिक निर्देशन देते रहना चाहिए। हाउ टू लर्न, हाउ टू मेमोराइज, किस तरह से वोकैबुलरी को इनरिच करना है, किस तरह से लिखना है, किस तरह से याद करना है, ये टिप्स बच्चों को बार बार देते रहना चाहिए। इसके बाद है वोकेशनल गाइडेंस, व्यवसायिक निर्देशन। अब हमें पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, कुछ ढीले हैं, बट हमें सबके बारे में सोचना है। स्किल बेस्ड एजुकेशन, कोई ना कोई वोकेशन के बारे में बच्चों को सिखाना है। लड़कियां हैं, जैसे हम लोग पहले भी लड़के और लड़कियों की जो हमने बात की पिछले 2 पॉइंट पहले, तो वहाँ पे ये है कि लड़कियों को हम लोग होम साइंस बता सकते हैं कि होम साइंस क्या है, उस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो वोकेशनल गाइडेंस है इसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो दी जा सकती है। बच्चों से कैंडल्स कैसे बनाई जाती हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स का, खैर अब ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह अब मिलते नहीं हैं, बट फिर भी इस तरह की चीज़ें हैं जिनके बारे में बच्चों को बताना, सिखाना, कोई स्किल उनके अंदर इनकलकेट करना, कंप्यूटर के बारे में बताना, सिखाना, ये सारे काम वोकेशनल गाइडेंस के अंदर आते हैं। या फ्यूचर में उनको गाइड करना कि आप किस तरह का वोकेशन जो है उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, या इस लाइन पे आप काम करिए, इस चैनल को आप फॉलो करिए। इसके बाद अगला है जिसमें हमारा आता है डिस्कशंस की जानी चाहिए क्लास में। सब बच्चों से उनके व्यूज़ पूछने चाहिए, कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया और सब बच्चों से डिस्कशन करवाई जाएं। उसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड, जहाँ पे प्रोजेक्ट बनवाए जाएं, ग्रुप बनाए जाएं, हर एक ग्रुप में मिक्स करके बच्चे जो हैं वो डाले जाएं, ताकि सारे बच्चे कुछ ना कुछ काम करें और एक टीम वर्क जो है वो हो हमारा। देन इसके बाद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाई जानी चाहिए। जितनी हम क्रियाएं करवाएंगे, कोऑपरेटिव टास्क करवाएंगे, उसमें बच्चे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे और दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाएंगे। इसके बाद फील्ड ट्रिप्स हैं, पिकनिक्स हैं, कि बच्चा थोड़ा बाहर निकलें, आपस में मिक्सअप हों, बाहर आए जाएं। देन को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम पाठ्य सहायक क्रियाएं कहते हैं, ये भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं जितनी हमारी बाकी क्रियाएं हैं। यहाँ पे बच्चे को मौका मिलता है अपने आप को प्रेजेंट करने का। क्विज़ है, ड्रामा है, डांस है, रोल प्लेइंग है, इस तरह की सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।